अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिर मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आज हमने देखा कि काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बहुत सारे जो अमूर हमेशा से ज़ेर गौर आते हैं, ज़ेर बहस आते हैं, जिसमें माशी भी होते हैं, सियासी भी होते हैं और इस दफ़ा कोरोना के फैलाव को लेकर भी हुए और फर्दर बैन्स हम एंटिसिपेट पहले भी कर रहे थे और इस दफ़ा भी हमें बताया जा रहा है कि यही अगर हालात रहे जो कि 10+ पॉजिटिविटी रेट इस वक्त है, ये 12% के करीब है, बिटवीन 10 to 12% जो एक पॉजिटिविटी रेट है, तो मजीद बैन्स रिक्वायर्ड होंगे और ख़ासतौर पे जो ईद करीब आ रही है तो उससे उससे पहले पहले शायद टूरिज्म पे बैन और बहुत सारा जो इंटर सिटी ट्रैवलिंग होती है उस पर भी होगा। बहरहाल जो दीगर उमूर थे उनमें आज हमने देखा कि PMLN के जो रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की गिरफ्तारी अमल में आई और जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल एंटी स्टेटमेंट्स दिए थे उस पर उन्होंने जमानत की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से पहले वहाँ से निकल रहे थे, उनको पकड़ लिया। उसके बाद जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप था, तकरीबन 33 मेंबर्स, उनकी आज उनकी ख्वाहिश पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई और बड़ा कैटेगोरिकली राजा रियाज साहब ने, जो कि इसको हेड भी शायद कह रहे हैं, उनका क्या है कि किसी किस्म का अकाउंटेबिलिटी में फेवर नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ खदशात हैं जो हमें वज़ीर आज़म तक पहुँचाने हैं। दूसरी तरफ बात हम अकाउंटेबिलिटी की करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस अकाउंटेबिलिटी जिसका नारा लगाकर ये PTI की हुकूमत वजूद में आई और 2.5 साल मुकम्मल हो गए, उस तरह से उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे। क्या वाकई हमें नज़र नहीं आ रहे, या इंसाफ हो रहा है या एहतसाब हो रहा है, लेकिन इंसाफ और एहतसाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मामलात क्या हैं, इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, MP हैं, सिंध असेंबली PTI के बड़े सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, PMLN के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। बस एक डिफेंस एनालिस्ट रह गया था आपके नाम के साथ लगना। वो काफ़ी है। शुक्र है मैं रुक गई, रुकते बोलते बोलते रुक गई। अच्छा जी, तो क्या फिरदौस शमीम नकवी साहब, कानून अपना रास्ता ले रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का केस, जो कि PTI के बड़े सीनियर बड़े मोतबर रहनुमा, और दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब की गिरफ्तारी। कानून अपना रास्ता ले रहा है, एहतसाब हो या इंसाफ हो, क्या होता हुआ दिख रहा है? ये दिख रहा है, इनसे पूछ लूंगी, आप बता दें कि कानून अपना रास्ता ले रहा मुझे तो कानून नजर आता है। है? कानून नजर आए तो मैं कहूंगा रास्ता ले रहा है। कानून नजर नहीं आ रहा, आपकी हुकूमत है तो आप कानून को, आपको नजर नहीं आ रहा सर, तो फिर आम आदमी को देखिए, कैसे नजर आएगा? तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि आम आदमी की तवक्कुआत, कानून नॉट सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। पहली चीज, हमारी हुकूमत का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट पिलर होता है और इस वक्त जहाँ जस्टिस हो रहा है, जस्टिस डिले भी हो रहा है, जस्टिस डिनाई भी हो रहा है और जस्टिस के साथ मजाक भी किया जा सर, रहा है। कानून और जस्टिस अलग अलग चीजें नहीं है। कानून वो है जो कानून साजी हुकूमतें करती हैं और फिर कानून नाफिज आप करने वाले इदारे उनको जिस इम्प्लीमेंट टॉपिक कराते से हैं। बात कर रही थी, वो आप बात कर रही थी रूल ऑफ लॉ। एक तरफ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और एक है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। जहांगीर तरीन का केस है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस, ये जावेद लतीफ साहब का केस जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। इसका लॉ से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज है कि क्या उस शख्स ने मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की या नहीं की। जहां जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई कानून साजी के बारे में बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इज ही अबव द लॉ और इज ही गोइंग टू बी जस्ट बिकॉज कि वो एक हाँ हुकूमती हाँ, इदारे बिल्कुल से ठीक है। ताल्लुक रखते हैं। क्या उन पे कानून का इतलाक होगा या नहीं होगा? मेरा ठीक है, जवाब उसके लिए, हर शख्स के ऊपर कानून का इतलाक होगा। एंड नो बडी इज अबव द लॉ, चाहे वो कोई शख्स भी हो, ओके चाहे फाइन। वो तो फिर खुद मेरे आजम अच्छा, क्यों ना हो, उनके ऊपर भी इतलाक है, मुझ पे भी इतलाक तो फिर आप जहांगीर खान तरीन साहब क्या का ये जो ओवरऑल एक जो इस वक्त हम देख रहे हैं, उनकी एक कैंपेन कह ले, उनकी एक मुहिम कह ले, आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहीं पे बड़ा गरज बरस रहे थे, बल्कि कल हमने देखा था, तो ये राइट मूव है उनकी
कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ इतने लोग हैं, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर हमारे साथ ये भी हो सकता है, फिर हुकूमत को खबरदार भी कर रहे हैं। तो ये सब जो वो एक थ्रेट के बजाहिर जिम्रे में आ रहा है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? मैंने आज तक जहांगीर तरीन साहब के जितने भी जुमले सुने, वो ये कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जाए। मैं समझता हूं कि किसी इंसान को भी टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर उसी ने कोई खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उसके खिलाफ, एंड ही हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है। लेकिन हुकूमत वक्त को कोई अनड्यू फेवर किसी को नहीं देनी चाहिए, जस्ट बिकॉज के उसका ताल्लुक हुकूमती पार्टी के साथ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वाजे जवाब भी है उस ऑपोजिशन के लिए जो कहती थी कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आमिर अब्बास साहब, जहांगीर तरीन साहब की वो बात करें कि मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन जो राजा रियाज साहब है वो ये कहते हुए पाए गए, उन्होंने कहा कि जी इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हम कुछ फिर कोई स्टेप ले लें, हम कुछ फैसले ले लें, तो ये इस वाली मूव की मैं बात कर रही थी। देखिए, मैंने उसकी वो स्टेटमेंट भी सुनी, और वो जो अंदाज था, ऐसे जैसे कि आप धमकी दे रहे हैं या थ्रेटनिंग। आप कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं जी देर काहे की हो जाए, देर काहे की होगी, अगर आपको कोई लीगल इशू है तो फिर तो आप, अदालतें खुली हैं, लाहौर हाई कोर्ट चले जाइए, किसी और हाई कोर्ट जाएं, अपना ग्रीवियंस वहाँ पे बयान करें। लेकिन अगर आप जत्थे की सियासत कर रहे हैं, अगर आप 30-35 लोग उठा के ले जा रहे हैं और आप ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी इसके ये जो केसेस हैं, इन केसेस में कोई हौला हाथ रखें। असल इशू क्या है कि जनाब अभी वो जो आईओ थे या जो तफ्तीश कर रहे थे, ये जो डायरेक्टर थे हाँ हाँ। एफआईए के, उन्हें भी रिप्लेस किया गया। आई डोंट नो कि क्या वजूहात हैं उसको रिप्लेस करने की। अभी आपकी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं ये पूछना जी, चाह रही थी, क्योंकि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट न्यूज आ रही हैं कि बट जी वो नॉर्मली किसी के हमने भाई के यही देखा है हाँ। कि जनाब हमें डॉक्टर याद है रिजवान। कि जब वो डीजी एफआईए था और सिंध में ओमनी ग्रुप का वो कर रहा था, तो उसे बड़े थ्रेट्स थे, और फिर डीजी को और वो तमाम इन्वेस्टिगेशन उठा के इस्लामाबाद लानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उसके बच्चों को और उसको थ्रेट्स वगैरह मिल रहे थे। अब बात रहेगी जहांगीर खान तरीन की। जहांगीर खान तरीन, ऑब्वियसली अगर आप किसी को आइसोलेट करके, अकेला करके, अगर 10 आदमी हैं एक किसी भी कार्टेल में, क्योंकि एक माफिया नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं, तो आप अगर एक को ही टारगेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उससे ये है कि वो जब साथ साथ एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं, बिजनेसमैन के होने के साथ साथ, तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के होते हुए वो ये लाजमी तौर पे फील करेंगे कि ये ज़्यादती हो रही है, ठीक है। शायद कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन कानून में ये इस चीज़ का जवाज़ नहीं है कि चूंकि मुझे एक मेरे हद तक ये केस बना है, आप अपनी हद तक जवाब दें हैं। ठीक है। आपने जवाब देना है आपके ठीक है, खिलाफ ये जो थ्रेटनिंग मूव एलिगेशंस थी है। जो नजर आ रही है। जी अफनान साहब। मेरे भाई ने भी की कि अगर आप ज़ाहिर है ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इंसाफ कर रही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जहांगीर खान तरीन साहब के लिए जो है वज़ीर आज़म साहब से भी मिल रहे हैं, उनके लिए एक डिफरेंट पैमाना है और बाकी लोगों के लिए डिफरेंट है। और फिर 9 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट है डॉन की, आप चेक कर लें, FIA कंक्लूसिवली ड्रॉ कर रही है कि खुसरो बख्तियार इन्वॉल्व है शुगर स्कैम के अंदर, मगर वो वज़ीर है। और ख़ाली वो नहीं, आमिर कयानी ले लें आप, मतलब आपको एक के बाद एक क्या कहते हैं वो जो है ठीक है, वो लेकिन एज मामलात फार हैं। एज खुसरो बख्तियार कंसर्न, वो कहते हैं कि मेरे शेयर्स थे, अब नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लें, वो उनका नहीं वो पॉइंट है। मतलब कि मैं देखिए मुझे नहीं वो पता। तो वो तो सेकेंडली चले इसका जवाब और मैं कोई बात कर ले आप कंप्लीट, तो मैं फिर आगे लेती हूँ। दूसरी बात जो है वो मेरे भाई ने जो की कि इंसाफ जो है वो सबको मिलना चाहिए। देखें जावेद लतीफ़ साहब के मामले के अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर उनको जो है उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाए। वो कहते हैं जावेद लतीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने तो नॉर्मल सी कोई बात की थी उनकी गिरफ्तारी की मुजम्मत, और वो बड़ी गलत गिरफ्तारी है। कुछ आप फरमाएंगे सर इस हवाले से? मेरे ख्याल से अपने मुल्क के बारे में एक शख्सियत से लिंक करके अगर कोई कहे कि पाकिस्तान ना करे, वफादारी होगी या नहीं होगी, उस मुल्क के साथ कुछ वफादारी अच्छी नहीं। इसलिए कि मैं नहीं समझता कि मेरे मुल्क की सालमियत के आगे किसी शख्सियत की कोई अहमियत है, चाहे वो शख्स मेरा बाप ही थे। अगर मुल्क की बात आए और बाप की बात आए तो बाप का एहतराम लाजमी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे बाप को कुछ कर दिया तो मैं इस मुल्क को जो है कबूल ही नहीं करूंगा, या मैं इस मुल्क को तबाह करने के लिए दरपे हो जाऊं। इससे कि मेरे बाप की उन्होंने
शहादत ले ली या उनसे इंतकाम ले लिया, जो भी कहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मुल्क इज्तिमाई तौर पे हर पाकिस्तानी के लिए बहुत मोहतरम। ये ऐसी वाली बातें जो हैं ये कुछ लोगों को समझने में मुश्किल है। ये वही वाली बात है कि हम मगरबी दुनिया को कहते हैं कि हमारे रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं होती उन खाकों से, लेकिन हमारा दिल मजबूत है। पाकिस्तान के होने या होने ना होने के जावेद लतीफ साहब के स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद है, पाकिस्तान हमेशा के लिए है और पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। इनके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, ये इनके किरदार की अक्कासी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इनका किरदार सामने आ गया है, इनकी अपनी हुब्बुल वतनी सामने आ गई। गद्दारी है या नहीं है, हुब्बुल वतनी नहीं। ओके फाइन, मैं समझता हूँ मैं इसमें जरा इतना लीगल फुकदान है हुब्बुल वतनी का कि इस जुमले को जितना कंडेम किया जाए माशरे में उतना कम है कि पाकिस्तान ना खपे। कि कोई भी वाकया हो जाए उस पर ये नाज़ेब अल्फाज के मुंह से निकले। सियासत से बालातर होकर ये बात करनी चाहिए, इसलिए जरा कि मैं लीगल जो ओपिनियन है वो मैं ये ले लूं कि क्योंकि जो बेसिकली अदालत में केस गया, उन्होंने जमानत के लिए दरख्वास्त दी। जब वो दरख्वास्त जमानत नामंजूर हुई या मुस्तरद हुई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इसकी मतलब ये कि अदालत की इजाजत से ही आई, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? देखिए, एक तो पता नहीं उनकी लीगल टीम कौन सी थी जिन्होंने उनको मशवरा दे दिया था कि आप अदालत चले जाएं और बेल बिफोर अरेस्ट ले लें, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट प्योरली आपने दो चीज़ें उसमें ज़ाहिर करनी होती है। एक मैलोफाइडीज ऑफ द गवर्नमेंट के जी ये मेरे खिलाफ बददयानती पे ये केस बनाया जा रहा है और मेरी रेपुटेशन को ख़राब किया जाएगा इससे, और मुझे एक हैरेसमेंट होगी। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो कोर्ट ने ये इस टाइम देखना है कि क्या ये कोई मैलोफाइडीज थी, क्या कोई उनको हरास करने के लिए ये एफआईआर लॉन्च की जा रही है, या कि उनकी बदनामी होगी। तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स मिसिंग है, ऑल दो इस स्टेज पे अब ये डिटर्मिन नहीं हो सकता बेल की स्टेज पे कि आया उन्होंने रिडिक्यूल करने की कोशिश की है, सिडिशन में आता है नहीं आता, सिर्फ ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे। तो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो उनको डिनाई कर दी गई कि जनाब नहीं, आप एक दफ़ा तफ्तीश करवाइए, आप कहना क्या चाहते हैं। कि अगर उसने कहा है कि फिर हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे, अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर बताइए आप क्या कहेंगे। Then he gave the reference of East पाकिस्तान Pakistan and Bengal. की, हाँ, तो ये वो चीज़ें हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अब ऑब्वियसली सरकार ने नोटिस लेना है। यू कैनट अलाउ कि आपके मुल्क में इतनी बड़ी जमात और लोगों को ये मैसेज दिया जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने भी ये कुछ बातें की थी मुजीबुर रहमान के बारे में, जब ये उसकी पानामा की वर्डिक्ट आया था और उसने बड़ा उसको एक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जी हालात ऐसे ना बनाए जाएं। तो उसी को अगर आप एक ले के थीम को चलते हैं तो दिस इज़ समथिंग कि जो कि आपकी स्टेट आपको इजाज़त नहीं देती, आपके कानून आपको इजाज़त नहीं देते, और यही वो वजह है कि एफआईआर कटी ही। अब वो अदालत में जाएंगे और उधर अपना बताएं कि जी क्या रीज़न थे। ओके, आज जब जहांगीर तरीन खान के जो वफ्द था उसकी वजह से उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक प्रेस टॉक भी किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली कहा है कि दोहरे इंसाफ पे बिलीव नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। इसको खुशाइन समझते हैं? देखिए, ऑब्वियसली बात जो सबसे बड़ी खुशाइन मुझे नज़र आ रही है कि इमरान खान वो पहला लीडर है कि जो अब माफियाज और कार्टेल्स और इनके खिलाफ सामने आया है, हेड ऑन इनको ले रहा है, चाहे वो उसके अपने पार्टी के हों चाहे वो दीगर पार्टी के हो। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ जो सी है वो ये है कि जब आप एक शख्स को लेते हैं तो वो जो पहले से आपने एक चैप्टर खोला होता है, कहाँ गया वो जरदारी, वो ओमनी ग्रुप का केसेस, वो शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, अगर वो साइड पे चले जाते हैं, एक नया इशू और एक ऑप्टिक्स के तौर पे सामने चलता रहता है कुछ दिन टीवियों पे, फिर एक और चीज़ क्रॉप अप करके आ जाती है और वो हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो इससे अल्टीमेटली वो जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और वो जो जिसको आपने एक हतमी नताज की तरफ लेके जाना है वो अचीव नहीं होते, और जब वो अचीव नहीं होंगे तो फिर अवाम इस तमाम प्रोसेस को सीरियस नहीं लेंगे। आपकी नज़र में सबसे बड़ी हर्डल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी हर्डल जो सी है, एक तो अदालती निज़ाम है,
फिर आपकी जो हर्डल है कि आपकी अपनी लीगल टीम जो सी है और आपके वो तहकीकाती अदारे जैसे नैब हो गया, इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, ये अदालतों में जाके वो बात नहीं कर पाते। फिर अदालतों का अपना जो मेयार है, हमें एक हाई कोर्ट कुछ और कहता हुआ नज़र आता है, दूसरा हाई कोर्ट कुछ और फैसला दे देता है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कुछ और फैसला दे देता है, दूसरा बेंच कुछ और। तो ये वो तमाम रिफॉर्म्स हैं और ठीक ये है। वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली हुकूमत ने इसको दुरुस्त करना है, क्योंकि कल कला को लोग ये नहीं कहेंगे कि जनाब वो अदारों की वजह से ये फेलियर हुआ। लोग कहेंगे आपके 5 साल थे, आपने ठीक क्या है। अकाउंटेबिलिटी ठीक की। है, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दौर शमीम नकवी साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस शमीन नकवी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब यहाँ पर ये बात होती है कि जी एहतसाब हो रहा होगा, होता हुआ दिख नहीं रहा, तो फिर उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं जिसका जिक्र आमिर अब्बास साहब भी कर रहे थे कि आपको नैब अमेंडमेंट भी करनी होगी नैब कवानीन में, उसके साथ साथ आपको जुडिशियल रिफॉर्म भी करनी होंगी। तो इस सब के लिए तैयार है हुकूमत? ये देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा कमिटमेंट टू सपोर्ट नैब इज इम्पेकेबल। किसी हुकूमत का इतना नहीं रहा। 120 अदालतें कायम करने के लिए कहा गया, हमने फौरी तौर पे कहा कि जो कुछ रिक्वायर्ड है हम देने को तैयार है। आज तक हुई ये लेकिन जो प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेक आ, जिसकी राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको ये नहीं हो सकता जिस तरीके से सूरत हाल ये है कि एक 2 लाख रुपए का नैब का वकील एक 4 करोड़ के फारूक नाइक के साथ मुकाबला नहीं कर पाता। आपकी प्रोसिक्यूशन को या तो किसी और तरीके से प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ईदर वी शुड सेंड देम टू फॉर अ मिलिट्री कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ ट्रायल, या फिर आप भी उसी मुकाबले के लॉयर्स लेके आए जिधर से लॉयर्स वहां से आते, जो एक हर हरबा इस्तेमाल करते हैं टू बाय टाइम, एक एक दिन खरीदते हैं, साथ साथ वो अपने पैसे का इस्तेमाल भी करते हैं कि जैसे प्लेटलेट्स कैसे कम कराई जा सकती है केमिकल्स के जरिए। कि 2000 प्लेटलेट के वैसे तबीयत सही है, लेकिन क्योंकि दुनिया जो मेडिकल साइंस पढ़ती है तो कहती है 2000 प्लेटलेट, बंदा तो जाने वाला, फातिये की तैयारी करो। वहां तो चलता है, बंदा तो गया बाहर और वहां दावतों की तैयारी शुरू होगी फातिये के बजाय। तो ये वाली जो सूरत हाल है, ये मुल्क में धोखाधड़ी चल रही है। हर किस्म के हथियार ये माफिया इस्तेमाल कर रही है अपने पैसे के बलबूते पे। वो अपने लिए इंसाफ खरीद रहे हैं, लेकिन इंसाफ कहीं ना खरीद रहे कहीं हैं। अमल और दखल ये इसका प्रोसिक्यूशन का भी अलविदा होता है है। और इस सिस्टम को तोड़ना है। यही वो माफिया है जिससे जंग जारी है, और यही वो माफिया है जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ लड़ रही है। यही वो माफिया है जो चाहती है कि इमरान खान हुकूमत ना करे, ठीक है। क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि अगर ये शख्स रह गया तो इसने ये सब कुछ करके दिखा देना है जिसकी ये बात करता था। सर तो आपकी बात सही है, लेकिन वो माफिया हमें हर सफ़ों में नजर आ रहा है। वो माफिया में फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, एहतसाब सबका होगा, मैं किसी किस्म का इन चीजों पे असरअंदाज मुझे आप ये बता दें कि FIA का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अभी जो आप बात कर रहे थे मैंने वो क्लियर करी। अब FIA के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर मैं क्या बता ठीक है, आपने क्लियर कर दी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसका मतलब इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे जहांगीर खान तरीन को, ऐसी है ना बात। हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करेगी, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी होगी, और जो इंक्वायरी ने FIA ने की है जिसके अंदर उनको ठहराया गया, इनको भी और दूसरे जो इनके साथ दूसरे बंदे थे उनके खिलाफ एक्शन होगा। यही है ना बात। फिर इसका मतलब NRO नहीं मिलेगा ना किसी को, यही हुई ना बात। वो अभी देख लेंगे, नहीं तो देख लेते हैं ना। फिर क्या कहते हैं अभी कुछ ये तो अभी हमें चाहिए नहीं NRO, हमें कहाँ से देंगे NRO। राजा अमीर अब्बास साहब, आपने अफनानुल्लाह साहब की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है, आप बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इनका राइट है ये जो अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अगर इन्हें नजर आता है कि जनाब माफिया किसको कहते हैं, या तो जैसे हम कहते हैं एक शुगर का माफिया है, लैंड का माफिया है, बाकी नाम ये नहीं ले पा रहे, कोई इनकी अपनी फार्मास्यूटिकल अपनी वजूहत होंगी। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले अदवार में अगर शुगर मिल्स के माफियाज थे तो उसमें सबसे जो सिंध के बड़े इन्वेस्टर्स थे वो उस वक्त की पार्टी के जो लीडर थे आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी कंपनी थे। पंजाब में हम देखते हैं कि अगर जो शुगर माफिया था उसमें इनकी शरीफ फैमिली की और अभी भी जो शुगर कमीशन है उसमें एक मिल शबाशी साहब की है, 2 मिल जहांगीर तरीन साहब की है। तो इनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं जहां पे अब ये अगर कोई कह दे कि नहीं इमरान खान की कोई फैक्ट्री थी, या तो अगर होती तो सबसे पहले मैं कहता कि जनाब वो फलानी उसकी इन्वेस्टमेंट है, फलानी उसकी फैक्ट्री है, या उसके बच्चों के नाम पे ये करोड़ों अरबों रुपए के UK में फ्लैट्स हैं, या सरे महल है, या उसके बच्चों के नाम पे जो उसके बच्चों के नाम पे चाहे वो हमजा हो चाहे वो सलेमान हो, उनके अकाउंट्स में इतने रुपए आए हैं, तब तो बात बनती थी, क्योंकि वो खुद माफियाज को वो फिर हेड ऑन नहीं ले सकते थे। तो ये बात के जनाब अब बात वही है कि हेड ऑन लेने का मकसद ये है कि इसको असल चीज़ है हतमी अंजाम तक पहुंचना। केसेस लिंगर ऑन करते रहें, जमानतें हो जाएं, 4-4 साल गुजर जाएं और कोई रिजल्ट ना आए, दिस बिकम्स अ मॉकरी। और उससे ये होगा
कि आपके मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि फिर लोग हंसेंगे, मजाक होगा कि जब आप टीवी पे खबर देंगे कि फलाने बड़े शख्स को अभी आपने अरेस्ट किया है, अब जैसे जावेद लतीफ़ को अरेस्ट तो कर लिया लेकिन कल को जमानत होगी तो उसे एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो थोड़ी सी जो मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा हुकूमत से कि अपने अकाउंटेबिलिटी के चैप्टर को, अपनी लीगल टीम को, अपने लॉ डिवीजन को, इनको जब तक वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये अकाउंटेबिलिटी में जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, जो वहां पे इनको फैसिलिटेट करने के लिए इंडक्ट हुए थे, उनको उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। मैं अब जरा, क्योंकि इन्होंने भी वही बात की है जो उन्होंने करनी है, तो मुझे अब जरा क्या कहते हैं, देखें बात ये है कि शुगर की जो इन्होंने कहा है ना 2 मिले मियाँ साहब की है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, साउथ पंजाब मूव की थी, वो बंद पड़ी है। एक बात, शहबाज शरीफ साहब की जो मिल है वो 2% प्रोडक्शन की नहीं कैपेसिटी उसकी, जो पूरी टोटल अगर मुल्क की दिखाई जाए, 50% कैपेसिटी जहांगीर खान तरीन, अहमद महमूद और खुसरो बख्तियार की है। सुन ले मेरी बात, अगर हम लोग शुगर स्कैम खुद करते तो हम अपनी हुकूमत में 50 रुपए की किलो चीनी क्यों बेचते? हम अपनी हुकूमत में, जब हम विफाक भी हमारे पास थी, पंजाब भी हमारे पास था, हम उसी वक्त उसको ऊपर लेके जाते ना। अब जब इनके पास हुकूमत आ गई है, चीनी की कीमत ऊपर चली गई है, तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जेलों में और जिला वतन है उन्होंने चीनी की कीमत ऊपर लगी। अगर ये दलील है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। तो अगर शुगर में माफिया के खिलाफ ये पूरा एक्शन हो रहा है, शुगर माफिया तो कैबिनेट में बैठी है ना, कैबिनेट में बैठी है ना, तो यही हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कैबिनेट में अगर शुगर माफिया बैठी हुई होगी तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? अभी भी बैठी हुई है कैबिनेट में के अंदर शुगर माफिया, अभी आपको नजर आ रहा है क्या एक्शन है इसके अंदर? सर अभी भी 110 रुपए की मिल रही है चीनी की, नहीं मिल रही, सारे वो पैसे बना रहे हैं बैठ के। तो क्या शुगर माफिया की रिप्रेजेंटेशन फिर किसने की इस मुल्क में? जिन माफियाज का फिरदौस शमी नकवी साहब आपने भी जिक्र किया, जिन माफियाज का अफनान साहब ने भी जिक्र किया, राजे आमिर अब्बास साहब ने भी जिक्र किया, फिर आपकी जो एहतसाब का जो प्रोसेस है उसकी कुछ फ्लॉज का जिक्र यहाँ पे राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा है कि आपको अपनी लीगल टीम पे देखना होगा, आपने अपनी प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। प्रोसिक्यूशन बहुत जगहों पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस जो मैं पहले आपसे बात करी थी कि आपको नैब के कवानीन में तरमीम करनी होंगी, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी होंगी, इस हवाले से तो बताएं कि सिर्फ माफिया से टक्कर लेने से के साथ साथ आपको जो कानूनी पहलू है उन पर भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये हमारे मुल्क में रिफॉर्म की बेहद गुंजाइश है, और राजा साहब की बात से भी, इससे कि मैं तो खुद आपके प्रोग्राम के आगाज में ये कह रहा कि मुझे इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अवाम के साथ इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त कानून साजी क्यों नहीं कर पा रही, इससे कि हुकूमत वक्त को सेनेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल नहीं थी, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी कि कानून नहीं पास हो रहे, और वो बाकायदा रुकावटें कर रहे थे कि बिल्स को डिले कर रहे, किसी एक चीज पे आगे नहीं बढ़ रहे, इससे कि इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लेट द गवर्नमेंट नॉट रन, और हमें इसका मुकाबला करना है। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे बरादर मोहतरम में कि वो नाम ले सके, जैसे कि हम तो 22 साल जो है जद्दोजहद करके सियासत करके 22 साल आप लोग हिम्मत नहीं है ये कहने की ये 22 साल आप लोगों पाकिस्तान के अंदर खामोशी से सुन लिए कि पाकिस्तान में 90% सामने करने की चीनी पैदा होती है, इसके अंदर सियासतदान उन मिलों के मालिक हैं। क्यों है? चीनी और सियासत का ऐसा रिश्ता क्या है? पाकिस्तान में गन्ने की सपोर्ट प्राइस क्यों देती है और राइस की सपोर्ट प्राइस नहीं देती? बताए कोई मुझे। गन्ने की प्राइस के अंदर मिडिलमैन के पास पैसे क्यों चले जाते हैं और डायरेक्टली फार्मर के पास क्यों नहीं जाते? कोई बताए मुझे। इसके लिए एक जगह से नहीं लूट रहे, ये किसान के पैसे नहीं लूट रहे, ये इस मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट जखीरा पानी है, वो ऐसी फसल में लगाते हैं जिसकी पानी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हमारा कॉटन ग्रोइंग एरिया कम हो गया, इसलिए कॉटन की सपोर्ट प्राइस नहीं होती। ठीक है, लोग ये क्रॉप इंश्योरेंस नहीं लाने देती, हुकूमत एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं लाई है, और इन्हीं ने ये सारे रिफॉर्म्स आपको जब लेकर आने हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट रीजन आपने बताया, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अगर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरा ख्याल है सेनेट में अभी भी बर्तरी इनकी नहीं होगी अगर अपोजिशन ज्वाइन हैंड्स हो जाए, ऑल्दो कि अभी वो तितर बितर नजर आ रही है,
लेकिन अभी भी इनकी नहीं है, अभी भी। मेजॉरिटी नहीं है। दिक्कत है। मेजॉरिटी है, चेयरमैन चेयरमैन ऑफ द सेनेट इलेक्ट हो जाने से मेजॉरिटी के बगैर कैसे बन मेजॉरिटी सकता नहीं है? आती इस वक्त आप जो लोग है जब आपको वो जरूरत होती है तो हाउस के मेजॉरिटी हो अंदर जाती है आपकी पूरी। 50-50 है। सर तो ये तो आपकी सफों में इत्तेहाद नहीं है ना। नहीं, हमारी सफों में ये बात गलत है ना, ये कहते हैं ये वही चीज है जो मैं पहले कह रहा हूँ। इस मुल्क के मसाइलों की जड़ जो है ना वो कुछ और है। आप लोग इधर उधर ऊपर दूसरों के अच्छा ऊपर अब डालते मेरी रहे बात सुने, मेरी बात और सुने। आप जो है आप लोगों main ने चीज़ों पर आप रहेंगे ना। लोगों ने आप लोगों ने एक कोशिश करी, आप लोगों ने एक पीडीएम बनाई, एक मूवमेंट चलाई। अब अगर आप लोगों की अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं रहा, पीपल्स पार्टी के आपस के रिजर्वेशन, आपस के आपके ताल्लुकात खराब हो गए, तो उसमें हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं हो गई ना। मैं ये राजा कह रहा मेरा हूँ आमिर अब्बास क्या साहब क्या जिम्मेदार। पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ? आप लोग इतने मासूम हैं। सर मेरी मासूमियत से आपका कोई लेना नहीं, देना मैं नहीं है ना। आप लोग मैं अगर हूँ या मैं मासूम है, मासूम नहीं हूँ? आप मासूम है तो ठीक और है, मैं कहते हैं। मासूम हूँ तो आप यकीन नहीं नहीं, करेंगे। मैं ये कह रहा तो हूँ कि मेरी आप लोग मासूमियत को ना तो आप साइड पे रख दें। फिरदौस आशिक मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे बाकी सारे हैं तो मासूम हैं, आपकी ठीक अपनी है। सफों में पूरा इत्तेहाद नहीं रहा। पाकिस्तान इतना मैं ये कह मासूम रहा है हूँ कि कि उसको ये क्या नहीं पता कि नवाज शरीफ चेयरमैन कैसे सेनेट आपने बैठे इलेक्ट हुए हैं। करवाया ना अपना, अच्छा मेरी बात डिप्टी सुनिए। चेयरमैन कराया, तो कानून साजी क्यों नहीं होती मैं आपसे? इसका मासूम वो है काम पूरे हो गए, पाकिस्तानी कानून साजी के टाइम पे आप लोगों ने वोट नहीं पड़ रहा। हमजा भाई जिस तरीके से आपने चेयरमैन नवाज सेनेट और शरीफ के डिप्टी बच्चे चेयरमैन किस कराया तरह था, बाहर है, उसी तरीके से कानून साजी भी नवाज कर लो। शरीफ के बच्चे किसने क्यों रोका बाहर आपको? है? मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन भी तो अपना इलेक्ट करा लेते हैं, तो ये भी कानून साजी भी करा अच्छा लें। जब मैं ये बात करती हूँ राजा अमीर अब्बास साहब कि इनकी सफों में इत्तेहाद नहीं रहा, कल भी हमने देखा कि मौलाना साहब कहीं कह रहे थे कि जी वो नजरसानी करें, पीपल्स पार्टी भी और एएनपी भी वापस आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी वापसी मशरूत की है ANP के साथ। पीएमएलएन की गैर मशरूत माफी से। तो क्या ये इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए और एक बड़े कॉज के लिए ये झुकेंगे? देखिए बड़ा कॉज क्या है? बड़ा इनका बड़ा कॉज तो यही था जिसमें मैं कि इनको गैर मासूम नजर आ रही असेंबलियों से रिजिग्नेशन दीजिए। वो 249 के इलेक्शन में तो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ रिजिग्नेशन की बात हो रही है, एक तरफ दोबारा से मिफ्ता को असेंबली में लाने की बात हो रही है। अब नहीं हो रही। जी। मरियम बीबी साहब कह चुकी है कि हम इस हुकूमत को 5 साल देते हैं। तो फिर पीडीएम का मौलाना एजेंडा साहब क्या कह रहे रह हैं कि गया? हुकूमत मुखालिफ तहरीक का लाएमल ईद के वो बाद जो देंगे। 25 तीनों अलग पॉइंट्स अलग थे, बात वो कर रहे हैं। 25 पॉइंट्स जो शुरू में इनके थे, या 9 या 10 बाद में बने, उसको फिर ये कह दें कि ये खत्म, अब पीडीएम का नया एजेंडा है। जी, पीडीएम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हमें तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए कि इट्स नॉट के वर्थ के आप पीडीएम की नेशनल फोरम पे आके बात करें। पीडीएम इज नो मोर देयर। तो पीडीएम का चैप्टर खत्म। हाँ, जो दूसरे इश्यूज हैं उनकी ऊपर बात की जाती है कि सियासी तौर पे क्या अब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून कोई इकट्ठे हो पाएंगे, जो कि मुझे नहीं या लग इकट्ठे रहा। हो पाके गवर्नमेंट के लिए कोई टफ टाइम दे सकते नॉट हैं। एट ऑल, बिकॉज बात वही है कि जनाब अपने अपने इंटरेस्ट की बातें हैं। उधर उनके अपने केसेस हैं, उधर उनकी सिंध गवर्नमेंट है, उधर उनके अपने इश्यूज हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स है। अगर हम नून लीग को देखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की मुझे स्टेटमेंट बता दें कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो कि जिसमें उन्होंने कोई पार्टी की लाइन दी हो। हमजा इतने दिनों से बाहर हैं, उन्होंने कुछ कहा हो। मरियम बीबी का जो बयानिया है उसको कैरी नहीं कर रहा शहबाज शरीफ, उसको कैरी नहीं कर रहा हमजा शरीफ। तो ऐसी सूरत हाल में आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन से कोई टफ टाइम होता हुआ नजर आएगा। जो टफ टाइम है वो यही है कि जो ये महंगाई और कोविड, ठीक दो है। टफ टाइम्स। मैं पीडीएम का चैप्टर मैं तो कोई नहीं होती क्लोज करने वाली, मगर मैं अपने फिलहाल बातचीत में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा अफनान साहब कि इस वक्त 3 अलग अलग हमें सिमत नजर आ रही है। मौलाना साहब कहते हुए पाए गए कि ईद के बाद लाएअमल देंगे, नजरसानी करें पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने फैसले पे निकलने की। उन्होंने मशरूत किया कि पीएमएलएन माफी मांगे, मतलब जिन्होंने शोकॉज नोटिस सर्व किया था। लेकिन बीच में मरियम साहिबा का ये बयान आया कि हुकूमत को हम 5 साल देते हैं पूरे मुकम्मल करने के लिए। तो ये तो तब्दीली आई है, जो आपकी सफों में भी तब्दीली आई है। आप 5 साल देने को तैयार है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है वो तो आप जब कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं आप इसी उम्मीद से बनाते हैं कि वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा कामयाब नहीं भी होती। मानते फेल हो गए। हाँ, तो मैं तो मानता हूँ, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। वो क्योंकि देखिए, पीपल पार्टी जब हमारी सफ़ों से निकली, हमारी स्ट्रेटजी ठीक जा रही थी, लेकिन जब पीपल पार्टी हमारी सफ़ों से निकली उसकी वजह से, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मामला, बाप पार्टी वाला मामला और चेयरमैन सेनेट वाला मामला, ये तीनों मामला इस तरह के वन आफ्टर दी अदर हुए कि ज़ाहिर है फिर पीडीएम इनफेक्टिव हो गई, एटलीस्ट जो उस पीडीएम जिसमें पीपल पार्टी भी है। और ये बात दुरुस्त है और हम इसको मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को अब हम टफ टाइम, हम अपोजिशन पूरी करेंगे। जो महंगाई का इशू है उसको हम रेस करेंगे। अगर निकल भी गई थी तो आप तो अपनी बात पे कायम रहते हैं, आपके पास बड़ी अपने स्ट्रेंथ काम है। पे हम कायम हैं। आप नहीं कायम है ना सर। किस तरह?
आप लॉन्ग मार्च करें, आप इस्तीफे वो दें, आप देखिए असेंबली से मेरी निकलें, देखिए आप फ्रेश इलेक्शन की लॉन्ग बात मार्च करें। लॉन्ग मार्च और मेरी गुजारिश सुन लें, लॉन्ग मार्च का हमने ऑप्शन जो है वो टेबल से नहीं हटाया। इस्तीफों का सिर्फ इशू ये है कि इस्तीफे तभी इफेक्टिव हैं जब लार्ज स्केल दिए जाए, यानी कि बहुत सारे दिए जाए, सिंध असेंबली टूटे, विफाक टूटे या पंजाब टूटे, तब फायदा है। और वरना फिर ये थोड़े जो थोड़े करके स्टेटमेंट की अब हुकूमत को हम 5 साल देते हैं, ये 5 साल परफॉर्म देखिए करें। अगर 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 तो जो हमें समझ में ये आ आप रहा है लोग कि हटे पीपल ना पार्टी इससे अपनी strategy नहीं नहीं, अगर तो देखें ना, पीपल पार्टी हैज़ बैक ट्रैक्ड ऑन दी 26 पॉइंट्स ऑफ पीडीएम, तो फिर हमारे लिए उन 26 नुकात को लेके वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है जो हम पहले बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत हम जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मैं और सिर्फ अपने अगर ये- ऑप्शंस को भी हम देख रहे हैं, वो एक स्टेट लाए अमल जो ईद के बाद आ जाएगा, वो आप सबको पता चल जाएगा। चले, ईद भी दूर नहीं है, वो दिल्ली हुजूर रस क्या है वो। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, हनूज दिल्ली की रस हाँ वो ये नूर दिल्ली दूर रस, हनूस हनूज दिल्ली दूर दूर रस। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं अगर ये बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कल एक और राब्ता हुआ है मौलाना साहब का जरदारी साहब के साथ, तो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर दें कि कोई पॉसिबिलिटी किसी सूरत भी देख रहे हैं कि दोबारा से इनके कोई मफादात इकट्ठे हो गए तो ये दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो हमेशा इकट्ठे हो सकते हैं। इनका मफाद यही है कि इनको अपनी करप्शन बचानी है, जिसकी वो पहले कभी ये अकेले ठीक अकेले है, इस वक्त फूट क्यों ठीक पड़ी है। कि शायद एक ने लेकिन- कोई डील कर ली उससे कि वो इनको पता होगा, लेकिन हमने इन्हीं के लोगों ने कहा कि एक ने डील कर ली, नाम भी बता दे किससे की, तो जब जिसको डील ऑफर होती है वो भाग जाता है इसकी। अगर उनको कोई डील नहीं ऑफर होगी जो इमरान खान है, ये तीनों मिल जाएंगे। मैं आप आपको अभी डीलें बता ना रहा दिया हूं। करें ना, किसी करप्ट को लोगों को फिर डील क्यों मिलेंगे, दे रहे हैं जब इनको आप तो डील बिल्कुल भी करप्ट हो, नहीं इसका मिल मतलब रही होंगी। फिरदौस साहब दलील जो है आपके उसमें से निकल गई है। आप डील क्यों कर रहे हैं करप्ट लोगों से? मैं क्या कह रहा था? आप डील क्यों कर रहे हैं करप्ट लोगों से? अगर आप कह रहे हैं ना इनको मैं डील कब की ऑफर डील कर होगी रहा तो ये हूं? हट आप कर जाएंगे, रहे हो? आप डील ना करें। आप लोगों ने इल्जाम क्या लगाया, बोले? मेरा क्यों अच्छा। लगाया हुआ है? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली, मेरा और तो नहीं, मैं कह स्टेटमेंट किससे नहीं है। डील की? तो पीपल्स पार्टी ने क्या डील कर ली? नहीं, क्यों किससे कर ली? डील कर ली, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, किससे डील कर ली करप्शन के लिए? मुझे क्या पता, आपका आप statement कह रहे हैं मेरा डील करी, नहीं है। आप ही बताएंगे ना, मैंने तो कहा ही नहीं है, आप ही ने कहा है कि डील जनाब, कर ली। आपकी पार्टी ने कहा है। आपकी मेरे पार्टी भाई से लोगों आप ने दो जब कश्तियों में PDP सवार नहीं हो में- सकते एक वक्त में। अच्छा मसला ये है, आप मसला कह रहे ये है डील भी कर फिरदौस रहे हैं, शमीम आप नकवी नहीं साहब, कर रहे। पार्टी के लोगों ने कहा कि उन्होंने डील कर ली है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरे पास मैंने लास्ट किया 2 मिनट्स हैं, मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। अब इशू ये है कि जिस तरह से राजा आमिर अब्बास साहब बता रहे थे कि जी आपके पास अब 2.5 साल का वक्त रह गया है, कोविड का जो चैलेंज है वो हमारे सामने है, उससे निपटने की स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको सिस्टम की तब्दीली जो कि नागुज़ीर है वो रिक्वायर्ड है, उसमें आपको रिफॉर्म्स भी करने होंगे, उसमें आपको अमेंडमेंट भी करनी होगी। ना आपकी देखिए, मैं आपको नेशनल बताऊं, असेंबली में तो मैं आपके अपनी इत्तेहादियों के हुकूमत साथ, लेकिन की सेनेट में भी performance के ऑपोजिशन ऊपर, की चाहे जरूरत वो पड़ेगी। construction सर industry उसके हो, लिए ऑपोजिशन को tourism ऑन बोर्ड लेने के लिए industry तैयार है। हो, माय large scale क्वेश्चन इज manufacturing हो, फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, इन सब पे स्कोरिंग वेल। एक इशू है वो है इन्फ्लेशन का। इंशाल्लाह ये फ्रंटियर भी हमने दुरुस्त करना है और अगले 5 साल भी हमारे हो। ओके, जो पाकिस्तान के मफाद में या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका नैब से ताल्लुक़ है, नैब कवानीन से ताल्लुक़ है, जुडिशल रिफॉर्म से ताल्लुक़ है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है, आप उनके साथ खड़े हो। देखिए हमने तो फ्रॉम डे वन कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी अभी करना चाह रहे हैं, हम इनको एडवाइस भी दे सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है इनसे इनकी अनाड़ी टीम है, इनको पता भी नहीं है क्या करना है। और फिर हम इनको ये भी एडवाइस दे सकते हैं कि ये जो इन्होंने माफियत अपने इर्द गिर्द बिठाए हैं इनको कैसे डील करें, और शुगर की और आटे की और जो फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमने बहुत दफ़ा किया है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इनसे आप जब भी सीरियसली बात करो ये बाहर निकल के कहते हैं ये एनआरओ मांग रहे थे। अब इस तरह के मिसाल बताएं। गैर संजीदा लोग, मिसाल दे, कब आपने सीरियसली इनसे बात की? हमने उन्होंने फैटफ के ऊपर इनसे फैटफ बात- के अलावा बताएं। नहीं, फैटफ सर के- फैटफ के अलावा तो चार्टर आपने इकोनॉमी तहरीरी एनआरओ मांग लिया था। शहबाज शरीफ साहब ने सर असेंबली पे फैटफ खड़े में तो होके आप लोगों ने तहरीरी और एनआरओ मांग तहरीरी लिया में था। हमने ये कहा था कि 1 अरब रुपए से कम वाले करप्शन वालों को और ना नैब वो छेड़े। साल भी वो हमने हटवा हमने दिए थे। हमने हमने क्या कहते हैं, हमें फायदा है इसका, हम तो हजारों अरब वाले हैं ना। 1 अरब से कम वाला कौन है इस मुल्क में? हजारों अरब वाले तो नहीं है ना। क्या कहते हैं ये अच्छा। झूठ बोलते हैं। ये मैं यही तो कह रहा हूँ, ये गैर संजीदा लोग हैं। इनसे इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करने जाऊंगे ये कहेंगे ये एनआरओ मांगते हैं।
इनसे आप कोई बात करो कहेंगे एनआरओ अच्छा मांगते हैं। राजा मेरे बात से आपको मुझे इस लास्ट तरह से कमेंट दे दें, हुकूमत चल रही है, प्रोग्राम सारे को मुझे रिफॉर्म यहाँ कर पे लेते खत्म हैं ना। करना है। राजा मेरे बात से लास्ट कमेंट दे दें, ये जब एनआरओ की बात होती है और एनआरओ की जब भी बात होती है कि जब हम सीरियस बात करते हैं तो ये हमें एनआरओ का ताना देते हैं, जैसे वो सास बहुओं के झगड़े होते हैं उस किस्म का ये बन गया। फिर जब पूछा जाता है कहते हैं फेट ऑफ गवर्नमेंट की सफों से भी ऑपोजिशन की। ये वो कौन सा तहरीरी नामा था, तहरीर जो था जिसको ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये एनआरओ मांग रहे और इन्होंने तहरीरी मवाद दिया था। देखिए मैंने वो देखा कि वो जो मुसव्वदा नैब का आया था उस में खाली 1 अरब की बात नहीं थी, उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि जिसमें वाकई ही नैब के अदारे को प्रैक्टिकली तौर पे ख़त्म किया जा रहा था और एहतसाबी अमल को ख़त्म किया जा रहा था, उसकी जुरिस्डिक्शन को ख़त्म किया जा रहा था। और अगर एहतसाब के अमल को आप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही ख़त्म कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो केसेस चल रहे हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये तमाम की तमाम आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी और आप एक उनको लाइसेंस दे देंगे कि दोबारा आ जाइए, वो पुराना सारा ख़त्म, वो 34 शिक्स पढ़ने वो एक नहीं थी और उससे ये होगा कि इनको दोबारा इनटेक मेन ये नहीं थी बिकॉज दिस इज माय सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ने खुद बैठ के बोला है बहुत जगहों पे फोरम्स पे कि ये बोल रहे थे हमसे, ये मैंने खुद सुनी तो ये था कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ भी जो उनसा था कि नैब साबित करे, ये इसी तरह होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ तो नैब ही साबित करेगी ना। नहीं देखिए दुनिया में अगर आप देख लिए यू आर नॉट इनोसेंट व्हेन यू आर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर एंड इफ यू हैव, दुनिया में नहीं होता, आप क्या नॉलेज नहीं है। फाइनेंशियल क्राइम एक्ट 2070 है यूके में। फिरदौस शमीर नकवी साहब बहुत शुक्रिया, अफनान साहब बहुत शुक्रिया, आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करती हूँ विदाउट एनी क्लोजिंग कमेंट्स। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।